नमस्कार, आई इंडिया एनालिसिस एमपी का बढ़ेगा कद में आपको स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। लोकसभा चुनाव में एमपी बीजेपी ने क्लीन स्वीप कर इतिहास रच दिया। छत्तीसगढ़ छोड़ देश के अन्य राज्यों में बीजेपी को करारा झटका लगा, लेकिन मध्य प्रदेश बीजेपी ने चुनाव से पहले क्लीन स्वीप का लक्ष्य रखा। बीजेपी संगठन ने उस रणनीति को सही तरीके से लागू कर अंजाम तक पहुंचाया। एमपी बीजेपी ये पहले ही कह चुकी थी कि यहाँ का संगठन विशेषज्ञों के लिए अध्ययन का विषय होगा। दूसरी बड़ी बात, बीजेपी प्रत्याशियों ने सबसे ज़्यादा मतों से जीत का रिकॉर्ड भी बनाया है। अब बात आती है दिल्ली में एमपी के दबदबे की। क्या मोदी कैबिनेट में एमपी का वजन बढ़ेगा? क्या एमपी से कई सांसद मंत्री बनते दिखेंगे, या फिर जिस तरह का बहुमत मिला है उसका असर कहीं ना कहीं इस पर दिख सकता है? जहां बीजेपी की ऐतिहासिक जीत है, वहीं कांग्रेस की ऐतिहासिक करारी हार भी है। कांग्रेस के दिग्गज कहे जाने वाले कमलनाथ दिग्विजय चुनाव हार गए। कमलनाथ भले मैदान में नहीं थे, लेकिन उनके बेटे के पीछे साख कमलनाथ की ही थी। इस हार के पीछे तमाम सवाल भी हैं। क्या हमेशा की तरह कांग्रेस अलग अलग गुटों में बटी रही? क्या नेतृत्व परिवर्तन से भी कांग्रेस में हालात नहीं सुधरे, जिस कारण करारी हार कांग्रेस को मिली? आज एमपी से जुड़े तमाम पहलुओं पर हम विश्लेषण करेंगे, चर्चा करेंगे कि जिस तरह की अब चीज़ें दिख रही हैं। अगर बात की जाए, भारतीय जनता पार्टी जीत से उत्साहित है। क्लीन स्वीप उसने किया है। शिवराज सिंह चौहान ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है, 8.5 लाख वोटों के करीब। वीडी शर्मा ने भी 5.5 लाख के आसपास जीत हासिल की। सबसे बड़ी जीत इंदौर से जो बीजेपी के उम्मीदवार थे शंकर लालवानी, तकरीबन 11.5 लाख मतों से उन्होंने जीत हासिल की। तमाम जितने भी 29 में से 29 जो प्रत्याशी जीते हैं, अधिकांश ने रिकॉर्ड जीत हासिल की है। तभी अब सवाल ये बनता है कि एमपी का जो कद है, एमपी का जो मान सम्मान है, वो दिल्ली में बढ़ेगा। तो आज इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं, विश्लेषण करने वाले हैं, बातचीत करने वाले हैं कि किस तरह की चीज़ें अब रहने वाली हैं मध्य प्रदेश को लेकर। क्योंकि मध्य प्रदेश ही एक ऐसा राज्य जहां भरकर सीटें अपनी पार्टी को दी हैं, एनडीए को दी है। आज इसी पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। चर्चा शुरू कर उससे पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय करा देता हूं, तारुफ करा देता हूं, फिर चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। 3 खास मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में हैं वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी। स्वागत करूंगा रमेश जी आपका। हमारे साथ में हैं डॉक्टर प्रेम व्यास जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश। डॉक्टर प्रेम व्यास साहब, आपका स्वागत है। और केदार सिरोही साहब हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, प्रवक्ता। केदार सिरोही साहब, मैं आपका भी स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं रमेश शर्मा जी आपके पास में आता हूं। समझना चाहूँगा कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में जो परिणाम आए, यानी कि एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी को, छत्तीसगढ़ को और छोड़ देता हूं मैं मध्य प्रदेश के साथ ही, अन्य राज्यों में वो सफलता नहीं मिली जितनी उसको दरकार थी। मध्य प्रदेश ने भरकर सीटें दी, 29 में से 29 सीटें दी। जो लक्ष्य रखा था वो पूरा किया कि क्लीन स्वीप की जो बात थी। मेरा सीधा सा सवाल, क्या एमपी का कद दिल्ली में बढ़ेगा? और कद के साथ ही क्या कैबिनेट में भी उसे बेहतर स्थान मिल सकता है, यानी कि कई चेहरे उसमें शामिल किए जा सकते हैं? पहली प्रतिक्रिया मैं आपकी चाहूंगा रमेश जी। देखिए, स्वाभाविक रूप से इसमें कोई शक नहीं कि ये जो परिणाम आए हैं, इसमें मध्य प्रदेश में न केवल एक सीट बढ़ी है, पूरी 29 की 29 उन्होंने कब्जा किया है, जीती है। इसके साथ साथ वोट प्रतिशत भी बढ़ा है जी। देश में मध्य प्रदेश का स्थान गुजरात के बाद दूसरा है जहां इतना वोट प्रतिशत उन्होंने भाजपा को दिया हुआ है। तो स्वाभाविक रूप से इस सब चीजों का कद जो है मध्य प्रदेश का और मध्य प्रदेश के नेताओं का दिल्ली में बढ़ेगा। वैसे भी अगर आप भाजपा का इतिहास देखें तो भाजपा में मध्य प्रदेश का स्थान हमेशा से महत्वपूर्ण रहा है। और यही वजह है कि अटल जी ने यहाँ से आकर के चुनाव लड़ा, सुषमा स्वराज जी ने यहाँ से आकर के चुनाव लड़ा, शिवराज जी राष्ट्रीय मंत्री रह चुके हैं, संसदीय बोर्ड में रह चुके हैं। तो कुल मिलाकर के मध्य प्रदेश का स्थान निश्चित रूप से बनेगा। और हमको ये जो लोग 29 लोग जीते हैं, इसमें से मान करके चलिए कि
3-4 लोगों को तो मंत्रिमंडल में स्थान मिल सकता है, 1-2 लोग संगठन में और एकाध किसी को तो बहुत महत्वपूर्ण स्थान संगठन में मिल सकता है। इसकी हमको संभावना बना करके रखना चाहिए। जी इसके अलावा भी अगर आप पिछली सरकार में भी देखेंगे तो कई ऐसे मौके आए हैं जब मध्य प्रदेश की राय को भाजपा हाईकमान ने बहुत उसको महत्व दिया हुआ है। तो मोटे तौर पर मध्य प्रदेश का स्थान, इसमें कोई शक नहीं कि इस परिणामों के साथ बढ़ेगा। और इसमें जिन लोगों ने प्रदेश भर के यात्राएं की हैं उसमें विशेषकर मोहन यादव जी और जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं बी डी शर्मा जी और जो संगठन का काम देख रहे हैं हितानंद, इनके साथ साथ जो टीम निचले स्तर पर लगी हुई थी, जो कार्यकर्ताओं को कोऑर्डिनेट कर रही थी, और विशेषकर वो जो प्रचार है उस प्रचार का किस तरीके से निचले स्तर पर काउंटर किया जाए, ये रणनीति की इसकी निश्चित रूप से प्रशंसा होगी और इसका मध्य प्रदेश में स्थान बढ़ेगा। जी चलिए, मध्य प्रदेश का स्थान बढ़ेगा और इस तरह से रमेश जी भी कह रहे हैं, जिस तरह की संभावना है कि कैबिनेट में कई चेहरे मध्य प्रदेश से शामिल किए जा सकते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर इस बात का है, मैं सीधे अब डॉक्टर प्रेम व्यास जी के पास में आता हूँ। मध्य प्रदेश ने छप्पड़ फाड़ कर दिया, लेकिन जिस तरह की जो चीज़ें हैं दिल्ली में, जिस तरह की चीज़ें हैं, जिस तरह का एनडीए है और जिस तरह की एनडीए का संख्या बल है और जिस तरह से अब घटक दल आपके साथ में हैं, कहीं ना कहीं चूंकि आप उस संख्या पर हैं कि उस जादुई आंकड़े 272 से काफ़ी पीछे हैं इंडिविजुअल। अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें, आपको सहयोगियों के साथ में आगे बढ़ना है वहाँ पर। ऐसे में क्या संभावना है कि मध्य प्रदेश को उतना वजन जिस तरह से पहले मिलता रहा, हमने देखा 4 से 5 मंत्री मध्य प्रदेश से हुआ करते थे, अब क्या इस तरह की संभावना बनेगी कि ठीक है छप्पड़ फाड़ के दिया है, क्लीन स्वीप किया है, 29 में से 29 सीटें जीते, लेकिन जिस तरह की अब चीज़ें हैं ऐसे में मध्य प्रदेश को इस हिसाब से स्थान मिले, ऐसी संभावना है क्या डॉक्टर प्रेम व्यास जी? देखिए राजेश जी, निश्चित रूप से जब भी संगठनात्मक संरचनाएं होती है, संगठनात्मक इकाइयां अपने अनुसार व्यक्तियों का जो है दायित्व तय करती है। इसके पूर्व में भी ऐसा हुआ है कि मध्य प्रदेश को प्रमुख और महत्वपूर्ण दायित्व राष्ट्रीय राजनीति में पूर्व में मिल चुके हैं। और जिस तरह से अभी मध्य प्रदेश ने जो जीवटता प्रदर्शित करी है, मैं साधुवाद और चरण स्पर्श करूंगा मध्य प्रदेश की पूरी जनता को कि जिसके एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी, इसको अगर सार्थक बनाया तो मध्य प्रदेश की जीवट जनता ने बनाया। आप देखिए लगभग 1 करोड़ मत जो है अभी ज्यादा अर्जित हुए हैं। ये 1 करोड़ मत ये विश्वास है जो प्रदर्शित करता है कि हमने जो सरकार ने जो निर्णय लिए गए थे, निश्चित रूप से जनता ने उसको वोट के रूप में प्रदर्शित करा है। इसके पूर्व में जितने भी निर्णय, जितनी भी योजनाएं और जो धरातल पर आकर कार्य कर रहे थे, अगर वोट प्रतिशत मिलता है, जनता का प्रतिशत मिलता है, वो भी लगभग 1 करोड़ के रूप में, तो निश्चित रूप से जितनी भी जो आक्षेप विपक्ष लगाता था, जनता ने उसको अपनी अदालत में जो है समाप्त कर दिया। दूसरा, आप कुछ राज्य और है जहां पर अभूतपूर्व मत मिले, कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर आशानुकूलित परिणाम भारतीय जनता पार्टी के हक में नहीं आए। निश्चित रूप से वहां पर आकलन किया जाएगा। दूसरा, जो गठबंधन धर्म का नियम है, जब हम 264 सीटें लाए थे 2014 में, तब कहा जा रहा था कि सुनामी है, लहर है, और उस समय भी हमने गठबंधन धर्म का पालन करा था। जिन राज्यों में हम ज्यादा आए थे और गठबंधन के दूसरे विपक्ष दल के जो समूह थे उनको कम सीटें मिली थी, लेकिन हमने प्रतिनिधित्व देने का कार्य किया है। तो भूतकाल में क्या कार्य कर चुके हैं आप, उससे आपका भविष्य और वर्तमान तय होता है। निश्चित रूप से सभी संगठन आज साथ में है, सभी से चर्चा करने के पश्चात पूरे भारत से जहां जिसकी उपयोगिता होगी निश्चित रूप से नियुक्तियां की जाएगी। और संगठनात्मक नियुक्तियों का दौर जो भी चुनाव होता है उसके पूर्व में और चुनाव समाप्ति के पश्चात ये एक प्रक्रिया के रूप में सतत निरंतर चलने वाली है कार्यवाही है, जिससे मीडिया को भी अवगत कराया जाता है और पूरे संगठन उसमें जब फेरबदल करता है। मैं आता हूं डॉक्टर प्रेम व्यास जी, में दोबारा आता हूं। बिल्कुल सही जिस तरह से आप कह रहे हैं, अब मंत्रिमंडल में कितना स्थान मिलता है ये तो कुछ दिन में सामने आ जाएगा, लेकिन ये भी सही है कि संगठन स्तर पर जिस तरह से काम हुआ और संगठन ने जिस तरह से काम किया, और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा पहले भी कह चुके कि मध्य प्रदेश का जो संगठन है कहीं ना कहीं विशेषज्ञों के लिए एक अध्ययन का विषय हो सकता है। जाहिर सी बात है कि उसमें कोई, मुझे लगता है कि कोई इसको स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं है। मैं सीधे केदार सिरोही साहब के पास में आ जाता हूं। केदार सिरोही साहब, अगर देश की परिप्रेक्ष्य में बात करें तो इंडिया ने बेहतर प्रदर्शन किया,
कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन किया। लेकिन जब मध्य प्रदेश पर आते हैं तो मुझे लगता है कि जो परफॉर्मेंस है बहुत निराशा भरा है और ये आपका जो प्रदेश का नेतृत्व है वो भी मान रहा है। मेरा सीधा सा सवाल इस बात को लेकर, जब हम भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली में कद की बात कर रहे हैं, हम फिर कांग्रेस की बात करें, क्या सिरोही साहब कहीं ना कहीं जो एक अंदरूनी खींचतान रही, जिस तरह से हमने देखा कमलनाथ जी छिंदवाड़ा से नहीं निकले, वो राजगढ़ से नहीं निकले, और जो एक बेहतर केमिस्ट्री होना चाहिए थी वो नहीं हुई, क्या ये वजह रही हैं? यही कारण है कि दिल्ली में अब किस तरह से कांग्रेस को लिया जा रहा है, कैसे आगे चिंतन मंथन की तरफ अब कांग्रेस को बढ़ना है, किन चीजों को देखते हैं मध्य प्रदेश में सिरोही साहब आप? देखिए साहब, ये हार बड़ी चिंता का विषय है और इसको हमको स्वीकार भी करना पड़ेगा। हमारी कमियां थी इसलिए हारे हैं। मतलब हमने अच्छा परफॉर्म किया होता तो जीत जाते हैं। बीडी शर्मा जी ने सही कहा कि उन्होंने 29 जीता है, तो वाकई में अगर कोई अच्छे से लाता है तो उसका हम लोगों को भी अध्ययन करना चाहिए, हमको हमारा खुद का मूल्यांकन भी करना चाहिए, तब जाके एक सही रास्ता निकल के आएगा। सवाल यहाँ है, देखिए आपने कहा कि खींचतान नहीं थी साहब, हमारी स्ट्रेटजी जो थी। देखिए मध्य प्रदेश में हम लोग सिंगल लड़े, गठबंधन का जो हमारा एक था वो फॉर्म समाजवादी का तो यूं ही हट गया था, और उतना यहाँ मध्य प्रदेश में दो ही दलों का राज है, दो ही दलों में आपसी वो है, तीसरे दल की यहाँ पर है नहीं। हमारी जो स्ट्रैटेजी थी, जो हमारी प्लानिंग थी, वो प्लानिंग हमारी जितना हम सक्सेस चाह रहे थे वो नहीं हो पाई। हम लोग इस बार मतलब हमारा जो था कि हमने लोकलाइज किया था चुनाव को, क्षेत्र के नेता क्षेत्र में रहेंगे, प्रत्याशी वहां पर, और हम लोगों ने जो प्रत्याशी लड़ाए थे, देखिए हम लोगों ने यहाँ जो स्ट्रेटजी रखी थी, भारतीय जनता पार्टी के पास जो सांसद थे उनके ऊपर मोदी जी का चेहरा था, मोदी जी के ऊपर भगवान राम का था, अब बता रहे हैं कि भगवान जगन्नाथ का चेहरा आ गया है। तो वो चेहरा बदलने वाले लोग थे, उनकी वो मतलब कभी भी हवा देख के अपना रुख बना रहे थे। हमने हमारा रुख बनाया छोटे की तरफ, तो जो हमने सेंट्रलाइज किया छोटे इलाकों में चुनाव, वो कहीं ना कहीं हमारे लिए एक सेटबैक रहा। ये हमने एक प्रयोग किया था, वो प्रयोग मुझे लगता है कि हमारा सक्सेस नहीं रहा। हमारे बड़े नेताओं को हम लोगों को अलग अलग जगह भेजना था, सिंगल उस पे रखने की बजाय, तो वो हमारा, क्योंकि देखिए चैलेंज ऐसा था, एक एटमॉस्फियर देश में ऐसा बना था जनवरी में कि भाजपा तो 500 ही जीत रही है, फिर धीरे धीरे आया। तो उस एटमॉस्फियर को तोड़ने के लिए हम लोगों ने जो राहुल जी ने कहा था कि हम लोग 200 के अंदर रख लेंगे, तो हम लोगों को जो काम किया, हमने 8-10 सीट मध्य प्रदेश में जीतने के लक्ष्य को लेके हमने पूरा पावर डिसेंट्रलाइज कर दिया। वो लगता है वो हमारी स्ट्रेटजी की फेल है, आपस में खींचतान की नहीं है, सब लोगों ने मिलजुल के लड़ा। हाँ, सुधार की कांग्रेस में बहुत जरूरत है। देखिए संगठन है हमारे पास, प्रदेश अध्यक्ष है, जिले की बॉडी है, ब्लॉक की बॉडी जी पर एजेंट है। ऐसा नहीं है कि हम लोग बिना संगठन के लोग हैं या हमारे पास वो लोग नहीं है जो काम कर सके। हमारे पास बहुत अच्छे इंटेलेक्चुअल है, हमारे पास अच्छे वक्ता हैं, हमारे पास अच्छे रिसर्चर हैं, हमारे पास जमीन पर काम करने वाले अच्छे लोग हैं। कहीं ना कहीं एक वो जो चूक हुई है, उस चूक को हम लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे। पर ये जो चूक हुई हमारे साथ, ये बहुत दुखद और बड़ी चिंताजनक है। अगर हम मध्य प्रदेश को 10 सीटें दे देते तो वास्तविकता में हम देश की सरकार बनाने में अपना हिस्सेदारी। चलिए, दो चीजों पर मैं रमेश जी के साथ में आऊंगा, दो चीजों को। एक तो जब हम भारतीय जनता पार्टी के कद की बात कर रहे हैं, हम कांग्रेस की बात भी रमेश जी से करेंगे। पहले रमेश जी, जिस तरह से अगर देखा जाए कि जो परिणाम आए, अब फिर उनको अलग अलग तरीके से उनका एनालिसिस किया जा रहा है, कि ये भी कहा जा रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी थी, वो भी नहीं समझ पाए, अब की बार 400 पार के नीचे उसको दबाने की कोशिश, तमाम सारी चीजें हैं। लेकिन जब हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं और मध्य प्रदेश में इस तरह की सफलता भारतीय जनता पार्टी को मिलती है, तो इसके क्या मायने समझे जाएं रमेश जी? की एक तरफ कई राज्यों में बड़ा झटका जिस तरह से भाजपा को लगा, एनडीए को लगा, लेकिन मध्य प्रदेश एक नीट एंड क्लीन तरीके से निकल जाता है, और ना केवल 29 में से 29 सीटें रमेश जी जीती, बल्कि अगर अंतर देखें, अधिकांश उम्मीदवारों जो जीत कर आए हैं, यानी आप देखिए 11.5 लाख से वहां पर जीते। ठीक है, वहां पर ये हो सकता है कि कांग्रेस का कैंडिडेट नहीं है। शिवराज सिंह चौहान जी वहां पर करीब 8.5 लाख से जीतते हैं, वीडी शर्मा जी 5.5 लाख से भी ज्यादा वहां पर जीतते हैं, यानी जीत भी कहीं ना कहीं बम्पर हुई है। इसको किस तरह से समझे सर एमपी के परिप्रेक्ष्य में? देखिए, मोटे तौर पर राजेश जी, सबसे पहले तो ये देख लें
कि भाजपा को नुकसान कहाँ हुआ है। अगर इस तथ्य को हम समझ लेंगे तो फिर मध्य प्रदेश में जीत की संभावना आप देख सकते हैं। आप अगर देखें तो भाजपा को जो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है वो उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, हरियाणा में, महाराष्ट्र में और बंगाल में। इन 5 प्रांतों में भाजपा को नुकसान हुआ है। इसके अलावा आप कल्पना कर सकते हैं उन्होंने तेलंगाना में कितना वोट बढ़ाया है। भले ही सीट नहीं मिली लेकिन तमिलनाडु में वोट बढ़ा है, सीट 1 मिली है, केरल में वोट बढ़ा है। तो बाकी अब इन 5 राज्यों में जो कम हुआ है, ये जो पट्टी जिस पट्टी में भाजपा चुनाव हारी है, ये कहीं ना कहीं भाजपा का जो नेतृत्व या रणनीतिकार है वो उसको आकलन करने में असफल रहा। ये वो पट्टी है जहां पर माइनॉरिटी का मुस्लिम वोट बहुत ज्यादा है और जहां किसान आंदोलन बहुत तगड़ा हुआ था। आप अगर किसान आंदोलन का देखें तो ये जो केंद्र बनता है हरियाणा का, उत्तर प्रदेश का, ये जो बेल्ट है उस बेल्ट में ज्यादातर सीटें हारी हैं। तो मोटे तौर पर उत्तर प्रदेश में फिर से यादव और मुस्लिम जो कॉम्बिनेशन कभी रहा है समाजवादी पार्टी का वो फिर से बढ़ा। वो प्लस फिर जब किसी थर्ड को, ओबीसी को वोट दिया है समाजवादी पार्टी ने या कांग्रेस ने, तो ये जो YM वोट है वो उसके साथ साथ वो जो जाति वाला वोट है वो भी वहां जाकर के मिला। महाराष्ट्र में अगर आप देखेंगे तो महाराष्ट्र में जो तोड़फोड़, शिवसेना की तोड़फोड़ हुई, कहीं ना कहीं वो जो गुट है, शिंदे वाला गुट, वो वोट उतना लेकर के नहीं आ पाया जितने की उन्होंने विधायक लेकर आए। ठीक उसी प्रकार माइनॉरिटी ने जितनी ताकत के साथ बंगाल में वोट किया हुआ है वो बहुत अलग तरह का है। अब अगर इसको देख करके मध्य प्रदेश में देखें तो मध्य प्रदेश में चूंकि ना तो किसान आंदोलन का बहुत ज्यादा यहाँ पर प्रभाव रहा और बहुत तरकीब के साथ जो भाजपा का जो यहाँ का संगठन का निचले स्तर का कार्यकर्ता था, उसने ये जो जातिगत जनगणना के आधार पर जो डिवीजन होना चाहिए था, जो डिवीजन उत्तर प्रदेश में हुआ या राजस्थान में हुआ या हरियाणा के हिस्से में हुआ, वो डिवीजन यहाँ नहीं होने दिया। वो डिवीजन यहाँ भी बचा है और वो डिवीजन छत्तीसगढ़ में भी बचा है। तो छत्तीसगढ़ में आप कल्पना कर सकते हैं जिस एक सीट पर मोदी जी ने सभा नहीं ली थी वही एक सीट कांग्रेस जीती है। बाकी जितनी सीटों पर मोदी जी की सभा है वो कुल मिलाकर के भाजपा जीती है। तो निचले स्तर पर यहाँ वोट का डिवीजन नहीं हो पाया। अगर यहाँ भी वोट का डिवीजन होता तो स्वाभाविक रूप से, इसके अलावा एक और बात है जो अपन ने कई बार चुनाव प्रचार में चर्चा की, 24-25 सीटों पर कोई संघर्ष जैसी स्थिति नहीं थी। 5-6 सीटों पर संघर्ष था। 2-3 सीट ऐसी थी जिसमें भाजपा के उम्मीदवार को लेकर के बहुत उठापटक थी और 3 सीटों पर इसमें कोई शक नहीं, छिंदवाड़ा में, राजगढ़ में और झाबुआ में कांग्रेस बहुत ताकत के साथ लड़ी। तो 3 सीटों पर संघर्ष की स्थिति थी। बाकी सीधी को समझ लें, मुरैना को समझ लें, वह भाजपा का अंदरूनी मामला था। अब इस संघर्ष की स्थिति में स्वाभाविक रूप से भाजपा ने तीनों की तीनों जीत ली। ये मैंने आपके ही चैनल पर कहा था कि ये तीन सीटें, संघर्ष इतना तगड़ा है और मतदाता इतना साइलेंट है कि कोई भी जीत सकता है, इसमें कोई आकलन नहीं होगा। या आपको राजेश जी याद हो तो मैंने आपको ही कहा था, तो ठीक उसी प्रकार ये 29 की 29 भाजपा ने जीत ली है। मैं समझता हूं अब कांग्रेस को भी एक आत्मचिंतन की आवश्यकता है और भाजपा को भी आत्मचिंतन की आवश्यकता है। चलिए, बेहतर बात रमेश जी आप कह रहे हैं कि आत्मचिंतन की जरूरत है भाजपा को भी और कांग्रेस की। मैं तो कहूंगा कि जो चीजें हुई हैं, भारतीय जनता पार्टी भी कहीं ना कहीं अब बहुत संभल कर सदकर, ठीक है मध्य प्रदेश में ऐतिहासिक जीत मिली है, लेकिन और जो जगह पर अन्य राज्यों में जिस तरह से, मैं एक बार फिर प्रेम व्यास जी के पास में आता हूँ। प्रेम व्यास जी, हम बात इसकी मैंने शुरुआत की थी कि जिस तरह से जितनी संख्या बल में जीत के आए, सारी की सारी सीटें जीत ली और उसी के साथ कैबिनेट में मध्य प्रदेश का किस तरह का स्थान होगा। लेकिन एक सवाल अब संगठन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि आप लगातार ये कहते रहे कि मध्य प्रदेश के संगठन अध्ययन का विषय होगा। क्या राष्ट्रीय स्तर पर भी मध्य प्रदेश से जो मध्य प्रदेश के चेहरे हैं वो भी कहीं ना कहीं केंद्रीय स्तर पर दिखेंगे कि नहीं, संगठन में एक बेहतर काम मध्य प्रदेश में इन्होंने किया, अब इनको प्रमोट राष्ट्रीय स्तर पर किया जाए? तो क्या इस तरह की भी संभावना है? ठीक है कि प्रोडक्ट कर सकते हैं, एक अनुमान लगा सकते हैं, हालांकि तो पार्टी हाईकमान तय करेगा, प्रदेश का संगठन करेगा, लेकिन आप किस तरह से सोचते हैं इसको? देखिए, दोनों चीजें हैं। मैंने इसीलिए कहा कि समय समय पर जब भी संगठन को या राष्ट्र को आवश्यकता होती है तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के नेताओं का पदार्पण होता है। कैलाश जी इसके पूर्व बंगाल में कार्य करते रहे, 18 सीटें अर्जित करी, विधानसभा में 70 सीटें, मतलब
एक बहुत बड़ा अंतर जो है उसी समय से प्रारंभ हो गया था। उसी समय शिवराज सिंह जी चौहान ने कई राज्यों में जाकर रैलियां करी। तो निश्चित रूप से संगठन में पद प्राप्त करना और संगठन के लिए कार्य करना, ये दोनों बातें अलग है। जब भी संगठन के लिए कार्य करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता को प्रदत्त किया जाता है, निश्चित रूप से पद मिले या ना मिले, उसको जो कार्य दिया जाता है उस कार्य के दायित्व बोध के साथ में वो कार्य करता है। दूसरी बात है, मेरे मित्र तो अभी स्वीकार कर चुके हैं ना कि सांसदों के ऊपर जो है मोदी जी और मोदी जी के ऊपर राम जी है। मतलब विश्वसनीय चेहरा जो है मध्य प्रदेश में वो मात्र मोदी जी का है, राहुल जी का नहीं है। इसलिए राहुल जी के ऊपर ना राम जी है ना प्रभु है। और जिनका नाम लिया है, जिन्होंने कहा था स्लिप ऑफ टंग हुआ, वो चुनाव जीत चुके हैं, जनता को अवगत कर चुके हैं, जनता ने उनको जो है क्षमा भी कर दिया है। लेकिन आपके द्वारा जो प्रदत्त हुए हैं, मैं अभी संबोधन समय वो नहीं है जो आपने चर्चा करी थी, नहीं तो बहुत सारे उद्बोधन है, HIV एड्स, और उसके बाद में अगले दिन आके डिफेंड करना उसको। निश्चित रूप से अभी जो समय, दूसरा मैं 3-4 चीजें बहुत पॉजिटिव राजेश जी बता देना चाहता हूँ इस चुनाव में। देखिए आप, मध्य प्रदेश, गुजरात, दिल्ली, हिमाचल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल, और उसके बाद में उड़ीसा, जहां पर कभी हम सत्ता में थे ही नहीं, वहां पर हमने सत्ता प्राप्त करी है। अगर कुछ खराब हुआ है तो इस चुनाव में कुछ अच्छा भी हुआ है। 9 राज्य ऐसे जहां पर कांग्रेस का खाता नहीं खुला है। 5 बड़े राज्यों में 1-1 सीट मिली है, एक राज्य में सिर्फ 2 सीट मिली है, 15 राज्यों में सिर्फ 7-8 सीटें मिली है। देखिए, जो 70-75 वर्षों से जो आजादी के पश्चात में भारत की राजनीति में सर्वे सर्वा दल हुआ करता था, वो लगभग 15 वर्षों से 100 सीटें नहीं क्रॉस कर पा रहा है। लेकिन आकलन ये कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का, आकलन ये कर रहे हैं प्रभु राम का। अरे भैया, 24 अप्रैल मार्च को चलिए मैं सिरोही साहब से चाहूंगा प्रेम व्यास जी को आप जो जवाब देना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी को वो दे दें, फिर एक मेरा सवाल भी ले लेना आप चलते चलते। जी सिरोही साहब। देखिए, बात ये भगवान राम की कर रहे हैं। भगवान राम जी ने इनको आईना दिखा दिया ना कि न तो ये भगवान को लाए थे और न ये भगवान के सच्चे हैं। ये दोनों चीज मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ। लाए इसलिए नहीं, भगवान को ये कौन होते हैं जो लाने वाले? अरे इन्होंने अपमान किया, मोदी जी की बड़ी फोटो और उनकी राम जी की छोटी फोटो देख लीजिए, अयोध्या, चित्रकूट, सभी जगह से उन्हें विदाई दे दी। वो इनको सीधा सीधा आईना भगवान ने दिखा दिया कि देखो, आप इतने बड़े नहीं हो कि भगवान को लाओगे। और लेकिन सिरोही साहब, आईना तो कहीं ना कहीं आईना तो कांग्रेस को भी है। अगर वो आप निमंत्रण ना ठुकराते तो शायद आप यहां तक पहुंचे और बेहतर कर सकते थे। सर, हमने निमंत्रण नहीं ठुकराया, हमने सनातन और हिंदुत्व की आस्था को बचाया है। इसमें शब्द सुधार कर देता हूं सर मैं। अधूरे मंदिर का कोई प्राण प्रतिष्ठा करता है? अरे चारों शंकराचार्य, 1, 2, 3, 4 चारों शंकराचार्य, जो भी, आप भी विद्वान है, रमेश शर्मा सर भी विद्वान है इस मामले में। तो मेरे गांव की बता दूं सर, मेरे गांव का मंदिर जो है वो इसलिए अधूरा, भी उसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं करने दी हमारे बुजुर्गों ने कि वो कलश नहीं चढ़ा था। मतलब हमने तो ठुकराया नहीं, हमने तो सनातन को बचाया, सनातन की भावना को बचाया। ये लोग तो राजनीति में कुछ भी कर सकते हैं। अब देखिए ना, कल जय श्री राम। चलिए वक्त कम है, चलिए मैं अब कांग्रेस की बात कर लेता हूं। ठीक है, इस पर बहुत चर्चा करते रहे हम पहले से भी। एक चर्चा मैं पॉइंटेड कर लेता हूं कांग्रेस को लेकर। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ आपका गठबंधन हुआ और निश्चित तौर पर उसका फायदा आपको मिला है। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी खजुराहो में एक बहुत बड़ी जमीन उन्होंने ली है और बड़ा वहां पर एक अपना ऑफिस वहां पर बना रहे हैं कि मध्य प्रदेश भी कवर करेंगे और वहां पर उत्तर प्रदेश भी करेंगे। क्या आगे मध्य प्रदेश को लेकर ये संभावना है कि जिस तरह से जिस तरह की स्थिति अभी कांग्रेस की है, क्या मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के संग कांग्रेस खड़ी होकर अपने आप की अपनी जमीन को मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ेगी? इस तरह की संभावना है क्या सिरोही साहब? कमेंट्स चाहूंगा सर। देखिए, लोकतंत्र में सबको छूट है सर। मैं तो कह रहा हूँ कि तो जितनी भी पार्टियां हैं, 100-150 जितनी भी है, वो तमाम लोग मध्य प्रदेश में काम कर सकती है। ऑलरेडी 60-65 तो मध्य प्रदेश में रजिस्टर्ड है, ये सब लोग काम कर रहे हैं। तो ये तो जो काम करेंगे, जो जनता के मुद्दे उठाएंगे, जो जनता का दिल जीतेंगे, वो उनका रास्ता है। संभावनाएं है सपा के साथ में मध्य प्रदेश में आगे भविष्य में? सर, संभावना हमारे को हमारी काम करने की दिख रही है बहुत ज्यादा। बहुत जनता हमसे उम्मीद लगाए हुए है। कांग्रेस की आइडियोलॉजी पर उनको भरोसा है। किसान, मजदूर, गरीब, युवा, उनको लगता है कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा काम करें। हमारे लिए बेहद जोरदार संभावना है, ये मुझे समझ में आ रही है। चलिए, तो मध्य प्रदेश का कद, अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो दिल्ली में कद निश्चित तौर पर बढ़ेगा। दूसरी तरफ हम कांग्रेस की बात करें, अब कांग्रेस को
जो पार्टी हाईकमान है मध्य प्रदेश कांग्रेस को किस तरह से लेती है, किस तरह की चीजें कांग्रेस में आने वाले समय में दिखने वाली हैं, क्योंकि एक करारी हार हुई है, 29 में से 29 सीटें कांग्रेस हारी है। अब ऐसे में पार्टी हाईकमान किस तरह से लेता है, और यही कारण है कि दोनों की चर्चा मध्य प्रदेश को लेकर है। दिल्ली में कांग्रेस की भी चर्चा है और भारतीय जनता पार्टी की भी चर्चा है। तीनों मेहमानों का यहाँ पर मैं धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ। और जिस तरह से जाहिर सी बात है, क्लीन स्वीप भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में किया है, कैबिनेट भी तैयार होगी, उसमें संभावना है कि मध्य प्रदेश को कद के हिसाब से, वजन के हिसाब से, वजनदारी के साथ वहां पर स्थान मिल सकता है। इसके साथ ही संगठन ने जिस तरह से काम किया है, उस संगठन का भी कद बढ़ सकता है नेशनल लेवल पर, राष्ट्रीय स्तर पर। दूसरी तरफ कांग्रेस का देखना होगा कि आप पार्टी हाईकमान किस रणनीति के साथ मध्य प्रदेश कांग्रेस को आगे बढ़ाती है। आई इंडिया एनालिसिस बस इतना ही। आई 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।